Okay, so let's start our next topic, that is hepatic failure. hepatic failure या हेप्टिक फेलियर कह सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि हेपेटिक फेलियर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक सेकेंड, यहाँ से ज़रा पेन उठा लें, कोई अच्छा सा कलर चूज़ कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ब्लू कलर। ठीक, हेपेटिक फेलियर। ठीक है, हेपेटिक फेल्योर के बारे में बात करते हैं। हेपेटिक फेल्योर यानी कि कहने का सेंस ये है कि हमारा जो लीवर है वो फेल कर गया है, यही है हेपेटिक फेल्योर, और तो कुछ है नहीं। अब वो कैसे फेल कर गया है ये हमको बेसिकली इसमें डिस्कस करना है कि कैसे फेल हो जा रहा है। अब ये क्या होता है कि अगर हमारे लीवर के अंदर किसी तरह की इंजरी हो जा रही है, ठीक है, जैसे कि लीवर के अंदर के सेल्स जो हैं वो डैमेज कर जा रहे हैं, नेक्रोसिस हो जा रहा है, उनका सेल डेथ हो जा रही है, ठीक है, या फिर फ्लूमिनेंट लीवर इंजरी हो जा रही है। फ्लूमिनेंट मतलब क्या होता है? सीवियर। फ्लूमिनेंट का मतलब होता है कि सीवियर लीवर इंजरी हो जा रही है, जैसे कि मैसिव टाइप का नेक्रोसिस हो जा रहा है, सेल डेथ वगैरह हो जा रही है लीवर सेल्स की, या फिर एक्यूट हेपेटिक फेलियर हो जा रहा है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ वगैरह हो जा रही है, जैसे कि क्रॉनिक हेपेटिक फेलियर। तो इसकी वजह से हमारा जो लीवर होता है वो फेल कर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेपेटिक फेल्योर हो गया है। अब जैसे कि हमने अब इसके अंदर जैसे एक बार वो कर लेते हैं, इसे मतलब समझने के लिए एक बार थोड़ा सा इसे लिख कर एक बार वो कर लेते हैं कि हेपेटिक फेल्योर जो होता है वो होता कैसे। तो यहाँ लिख सकते हैं डेवलप फ्रॉम सीवियर एक्यूट, ठीक है, एंड फ्लूमिनेंट लीवर इंजरी, ठीक है। फ्लूमिनेंट के बारे में हमने बताया था, फ्लूमिनेंट मतलब होता क्या है? सीवियर, ठीक है। सीवियर अगर लीवर इंजरी वगैरह हो गई है, ठीक है, और इसके साथ विथ मैसिव नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हमने पहले बताया था सेल डेथ के अंदर एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, तो यानी कि क्या हो जा रही है? सेल की डेथ हो जा रही है, ठीक है। नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल्स लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं लीवर के, जिनको हम लोग कहते हैं हिपेटोसाइट्स, उनकी क्या हो जा रही है? किसी वजह से वो डैमेज हो जा रहे हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि आदमी अल्कोहल वगैरह पीता है तो उससे लीवर ख़राब होता है, तो उसके अंदर भी नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि सेल डेथ हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, इसको कह सकते हैं एक्यूट, क्या बोल सकते हैं इसको? एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर। ठीक है, नेक्रोसिस हो रहा है लीवर सेल्स का, एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर, या फिर और एक एक्यूट है तो दूसरा तुम्हारा क्रॉनिक होगा। इसको कह सकते हैं हम लोग एडवांस। एडवांस यानी कि थोड़ा सा और बढ़िया वाला है, ठीक है, एडवांस क्रॉनिक लीवर डिजीज़ कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक हेपेटिक फेल्यूर। ठीक है, तो कहते हैं क्रॉनिक हेपेटिक फेल्यूर, यानी कि एक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी डेफिनेशन हो गई। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर की, ठीक है, और एक तरफ हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक हेपेटिक फेल्यूर, दो चीज़ की बात हमने की। तो एक्यूट के अंदर क्या होता है? ये क्या होता है? लीवर के फंक्शन के अंदर अगर इम्पेयरमेंट हो जा रहा है, इम्पेयरमेंट यानी कि जो लीवर फंक्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक्यूट हेपेटिक फेलियर जो है बेसिकली होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ये कहाँ से डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम इम्पेयरमेंट इन लीवर फंक्शन, यानी कि अगर आपके लीवर के अंदर का जो फंक्शन है वो इम्पेयर कर जा रहा है तो एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर होने की चांस होती है। और क्रॉनिक की बात करें
तो ये जो होता है ये इंसीडियसली अकर कर जाता है। इंसीडियसली मतलब क्या होता है? इंसीडियस मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आना बिना बताए हुए। मूवी देखिए ना हॉलीवुड की इंसीडियस, यानी कि कोई चीज़ स्प्रेड कर रही है विदाउट एनी नोटिस, यानी कि बिना नोटिस दिए कोई चीज़ फैल जा रही है, उसको कहते हैं हम लोग इंसीडियसली। तो यानी कि जो क्रॉनिक लीवर फेल्योर होता है उसका पता नहीं चलता है, अचानक से फैल जाता है वो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कम्स इंसीडियसली। इसको लिख सकते हैं कम्स इंसीडियसली। अब इंसीडियसली का मतलब क्या होता है? इंसीडियसली का मतलब भी लिख लेते हैं कि स्प्रेड विदाउट बीइंग नोटिस्ड। यानी कि ये बिना बताए जो है ये बॉडी के अंदर फैल जाता है, जो क्रॉनिक वाला होता है। एक्यूट वाला बता के फैलता है, बता के नहीं फैलता है, पर उसके कुछ बॉडी के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, तो चल जाता है कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये इसका एक तरह से मतलब कि डेफिनेशन हो गई हेपेटिक फेल्यूर के बारे में। अब जैसे हम लोग इसकी थोड़ा सा इटियोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी देख लेते हैं कि हेपेटिक फेल्यूर की इटियोलॉजी क्या है। तो इटियोलॉजी के अंदर देख लेते हैं थोड़ा सा कि इटियोलॉजी क्या है। अब इटियोलॉजी हमको दोनों की देखनी पड़ेगी, एक्यूट की भी देखनी पड़ेगी और क्रॉनिक की भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इटियोलॉजी जो है हम एक्यूट की देख लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं एक्यूट की कि अगर एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर हो रहा है तो वो क्यों होता है। अब इसमें क्या है कि हमारे बॉडी में, जैसे अभी आगे हमको डिस्कस करना है हेपेटाइटिस के बारे में, तो ये क्या होता है कि एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर हेपेटाइटिस की वजह से भी होता है। यानी कि हेपेटाइटिस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस का वायरस होता है। तो हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है उसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर एक्यूट हेपेटिक फेलियर होता है। ये पहला इसका कारण है। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि इसको लिख सकते हैं कि अकर्स फ्रीक्वेंटली। इसको लिख सकते हैं कि अकर्स फ्रीक्वेंटली इन एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अंदर मतलब की वजह से भी ये हमारे अंदर जो हमारा जो लीवर है वो फेल कर सकता है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर किसी तरह का हेपेटिटॉक्सिक ड्रग का रिएक्शन हमारे बॉडी में हो जा रहा है। हेपेटिटॉक्सिक ड्रग यानी कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं, उनको कहते हैं हम लोग हेपेटिटॉक्सिक ड्रग। तो यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर कुछ ऐसे ड्रग हैं, सपोज हमने कोई ड्रग खाया, वो लीवर की टॉक्सिसिटी कर रहा है, तो उसकी वजह से, अगर ड्रग की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कोई फर्दर रिएक्शन हो जा रहा है लीवर में, तो उसकी वजह से भी एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर हो सकता है। ठीक है, तो एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या हो सकती है, लिख सकते हैं ड्यू टू हेपेटोटॉक्सिक ड्रग रिएक्शन। इसको लिख सकते हैं ड्यू टू हेपेटोटॉक्सिक ड्रग रिएक्शन। ठीक है, यानी कि किसी तरह का कोई ड्रग रिएक्शन हो जा रहा है हमारे उसके अंदर, लीवर के अंदर, जो कि यह करता है हमारे लीवर को डैमेज करने का काम कर जा रहा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी है, क्या है, जैसे कि तमाम तरह के जो एनेस्थेसिक एजेंट होते हैं, यानी कि जो एनेस्थीसिया वाले एजेंट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एनास्थेटिक एजेंट। इसको लिख दें यहाँ पे एनास्थेटिक एजेंट्स। ठीक, एनास्थेटिक एजेंट्स वगैरह हो गए। इसके अलावा हमारे एनासिड्स के बारे में भी हमने पहले बताया था इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, एनासिड्स की वजह से भी हमारा अच्छा, हमने बताया था कि पैरासीटामोल अगर हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारे लीवर के ऊपर क्या करती है, मतलब कि इफेक्ट कॉज करती है। तो एनासिड्स के अंदर ही आती है, तो यानी एनासिड्स की वजह से हो जा रहा है। या फिर अगर हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पे चल रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स यानी कि जो डिप्रेशन के अंदर दी जाती है, ऐसी मेडिसिन जो कि हम लोग डिप्रेशन कम करने के लिए देते हैं, जिनको कहते हैं हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स, इसकी वजह से हो जा रहा है। ठीक है, या फिर इसके ठीक है, ये हो गया। या फिर जैसे कि और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड
जो कि CCl4 होता है। अगर ये जो है इसकी पॉइजनिंग हो जाए, लिख सकते हैं पॉइजनिंग, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की पॉइजनिंग हो जा रही है तो हमारा जो लीवर है वो फेल करेगा, ठीक है। या इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जा रहा है, ठीक है, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी अगर अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा लीवर फेल करेगा। या फिर मशरूम पॉइजनिंग की वजह से, तमाम तरह के स्पीसीज आती है मशरूम की, ठीक है, तमाम तरह की स्पीसीज आती है मशरूम की जो कि क्या होती है, टॉक्सिक होती है। तो अगर उसकी वजह से पॉइजनिंग हो जा रही है तो उसकी वजह से भी हमारा लीवर जो है फेल कर जाएगा। यानी कि ये सब क्या है, ये एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी यानी किस वजह से, कारण कैसे हमारा जो लीवर है वो फेल करता है एक्यूट स्टेज में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन यानी कि जैसे कि क्या है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर अगर इकैम्सिया हो रहा है, इकैम्सिया अगर हो रहा है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, तो इकैम्सिया क्या होता है कि जब कोई वुमेन जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, मतलब कि यानी कि प्रेग्नेंट है तो उसके बॉडी में इकैम्सिया होगा, या फिर आफ्टर गिविंग बर्थ, यानी कि जो डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद बॉडी के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इकैम्सिया मतलब क्या होता है, सीजर, सीजर एक तरह से, सीजर क्या होता है कि झटके आना, झटके आना। तो यानी कि जैसे क्या है कि जैसे कोई अगर लेडी है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर इकैम्सिया के चांसेस हैं, या फिर उसकी डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी होने के बाद क्या हो गया है, उसके अंदर ये इकैम्सिया की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि उसके अंदर सीजर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो भी चांसेस होते हैं। तो एक तरह से थर्ड में कह सकते हैं इसको कि लिख सकते हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड, complicated with eclampsia, ठीक है। इक्लैम्सिया, ये इक्लैम्सिया क्या होता है, इसको कहते हैं सीजर्स, सीजर, सीजर वाले झटके आना। तो यहाँ लिख लो कब होता है, occur in women pregnancy और आफ्टर गिविंग बर्थ, ठीक है, बर्थ होने के बाद या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो इक्लैम्सिया होता है, यानी कि झटके आते हैं। सीजर्स मतलब क्या होता है, शॉक, झटके, झटके ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, यानी झटके आते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्लैम्सिया। तो ये सारी क्या है, एक तरह से कॉम्प्लिकेशन हो गई, यानी कि एटियोलॉजी हो गई हमारे किसकी, लीवर के फेल्योर की। तो ये तो हो गया एक्यूट के बारे में। अब क्रॉनिक के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक के बारे में भी देख लेते हैं कि जो क्रॉनिक हेपेटिक फेल्योर है, जो क्रॉनिक हेपेटिक फेल्योर है उसके अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो क्रॉनिक हेपेटिक फेल्योर के अंदर क्या होता है, ये लीवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग ड्यू टू सिरोसिस, लीवर के अंदर अगर सिरोसिस हो जा रहा है, यानी कि लीवर के जो सेल्स हैं वो डिग्रेड कर जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा क्रॉनिक हेपेटिक फेल्योर हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की वजह से, ठीक है, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की वजह से हो जा रहा है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल का हेपेटाइटिस हमारे बॉडी के अंदर हो गया है, बहुत एक्टिव फॉर्म में है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर
कोलेस्टेसिस की वजह से, क्रॉनिक कोलेस्टेसिस की वजह से हो सकता है। अब कोलेस्टेसिस क्या होता है कि जो हमारा बाइल का फ्लो होता है लीवर से, वो क्या होता है कोलेस्टेसिस के अंदर स्टॉप हो जाता है। यानी कि कोलेस्टेसिस अगर हम बोल रहे हैं तो जो लीवर के अंदर से बाइल का फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर गेट्स स्टॉप्ड। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्टेसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से हमारा लीवर फेल्योर हो सकता है। या फिर एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं विल्सन्स डिजीज़। एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं विल्सन्स डिजीज़। इस विल्सन्स डिजीज़ की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर हेपेटिक फेल्योर हो सकता है। विल्सन्स डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे लीवर में भी हो जाता है। लीवर के साथ साथ हमारे आँख में, ब्रेन के अंदर कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो विल्सन्स डिजीज़ जो है ये तो बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक होता है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आइज़ के अंदर भी, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग विल्सन डिजीज कहते हैं। तो इन सारों वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिक हेपेटिक फेल्योर जो है वो हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसके तमाम तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं किसके कौन कौन से होते हैं। इसमें से पहला आता है आपका जॉन्डिस। अगर हेपेटिक फेल्योर होगा तो जॉन्डिस होने के चांस होते हैं। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी हो सकती है। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी हो सकती है बॉडी के अंदर। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी को ही हम लोग कहते हैं हेपेटिक कोमा। हेपेटिक कोमा कहते हैं इसको, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी को, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाइपर काइनेटिक सर्कुलेशन हो सकता है। हाइपर काइनेटिक सर्कुलेशन हो सकता है, यानी सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में हो सकता है बॉडी के अंदर चीज़ों का। या फिर हिपैटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है। यानी कि लीवर से तो रिलेटेड होगा ही, साथ साथ में किडनी भी अफेक्टेड रहेगी, जो रिनल पार्ट है वो भी अफेक्टेड होगा, ये हो सकता है। इसके अलावा कोआगुलेशन डिफेक्ट हो सकते हैं। कोआगुलेशन डिफेक्ट्स यानी कि जो हमारा ब्लड क्लॉट करता है उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एस्काइटिस हो सकता है या फिर एडेमा हो सकता है। एस्काइटिस एंड एडेमा हो सकता है। एस्काइटिस मतलब कि जो पेट के अंदर पानी वगैरह भर जाता है उसको कहते हैं एस्काइटिस उस कंडीशन को। कल ही रात में इससे रिलेटेड वीडियो देख रहे थे हम यूट्यूब के ऊपर। वो एक बंदा था, उसके मतलब कि पेट के अंदर पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उसमें डॉक्टर्स ने होल करके पानी निकाला था, अराउंड 22 लीटर की 23 लीटर पानी निकला था उसके पेट से। काफ़ी टाइम भी लगा था, धीरे धीरे करके निकला था पानी। तो एडेमा भी यानी कि स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, एंडोक्राइन चेंजेस हो सकते हैं। बॉडी के अंदर एंडोक्राइन चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन चेंजेस हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। स्किन चेंजेस हो सकता है। स्किन चेंजेस का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं पामर एरेथमा।
स्किन के इन्फेक्शन, मतलब स्किन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो पामर एराथमा कह रहे हैं इसको। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जगह नहीं बची है तो थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा फीटर हिपैटिकस हो सकता है। फीटर हिपैटिकस हो सकता है। फीटर हिपैटिकस मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी स्मेल होगी ब्रीथ की, वो क्या होती है, वो स्वीट जैसी होती है, स्वीट पंजेंट टाइप की स्मेल। स्वीट यानी कि मीठी मीठी स्मेल, और पंजेंट यानी कि मतलब कि दम घुटाने वाली। पंजेंट मतलब कि अजीब सड़ी सी, मतलब सड़ी टाइप की स्मेल हमारे ब्रीथ में आ सकती है, लेकिन वो लगेगा कि थोड़ी सी मीठी मीठी सी स्मेल है, तो उसको हम लोग कहते हैं फीटर हिपैटिकस। इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कि स्वीटिश। स्वीटिश यानी कि मीठी टाइप की, स्वीटिश पंजेंट, पंजेंट यानी कि सड़ी हुई स्मेल ऑफ ब्रीथ। ड्यू टू सल्फर, ये सल्फर की वजह से आती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फीटर हिपैटिकस। सल्फर की वजह से हम जो सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं तो हमारी जो ब्रीथ निकल रही है उसके अंदर अजीब सी स्मेल आती है। तो ये हो गया। अब इसमें आगे हमको जो देखना है, जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, वो है हमारा कि जो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस होता है, यानी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है उसका डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके भी कुछ फीचर्स हैं, वो देखते हैं कि बॉडी में जो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस होता है उसके क्या फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट हमको यही देखना है, यहाँ लिख लेते हैं सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। बॉडी में जो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस होता है उसके बारे में देखना है। तो कलर इसके अंदर और नहीं है, और कलर होने चाहिए इसके अंदर, मोरिंग कलर, या एक सेकेंड, आज कलर इसका चेंज ही कर लेंगे हम, बढ़िया कलर लगाते हैं, वही कलर से लिखते लिखते बोर हो गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के अंदर हमको जो पहला पॉइंट देखना है, पहला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका हिपैटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन पहला जो इसके अंदर मतलब टॉपिक जो है हमको देखना है। अब ये हिपैटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो हिपैटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन नाम से पता चल रहा होगा कि हिपैटिक भी है और वेनस ऑब्स्ट्रक्शन भी है, यानी कि वेन्स के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है प्लस लीवर के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्या होता है कि जो हमारा जो सिरोटिक लीवर होता है, यानी कि अगर लीवर के अंदर क्या हो गया है, सिरोसिस हो गया है, ठीक है, तो जो लीवर के अंदर जो सिरोसिस हुआ रहता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एनास्टोमेसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। एनास्टोमेसिस क्या होता है कि जैसे कि दो अगर पाथवे है, सपोज दो पाथवे है, जैसे सपोज करो ये दो पाथवे है, इन दो पाथवे के बीच में क्या होता है, जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग एनास्टोमेसिस, ठीक है। तो जो सिरोटिक लीवर होता है उसके अंदर क्या होता है, एनास्टोमेसिस का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जैसे दो कोई पाथवे है उसके बीच में एक अजीब सा यहाँ पे कनेक्शन जैसा हो जाता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो हेपेटिक और वेन का जो कनेक्शन होता है, यानी कि लीवर
लीवर के जो पाइपलाइन है और जो हमारी वेन्स है उनके बीच में उस एनास्टोमेसिस की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो हम बात कर रहे थे सिरोटिक लीवर के बारे में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इन सिरोटिक लीवर, अगर हम लोग बात करते हैं तो सिरोटिक लीवर के अंदर क्या होता है, सिरोटिक लीवर में एनास्टोमेसिस का फॉर्मेशन, एनास्टोमेसिस का क्या होता है, इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है या डेवलप कह सकते हैं। अब ये कहाँ डेवलप होती हैं, ये डेवलप होती हैं बिटवीन हेपेटिक वेन, जो हमारे बॉडी में हेपेटिक वेन होती है उसमें, और पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, तो हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन के बीच में किस चीज़ का डेवलप हो गया है, एनास्टोमेसिस का। और एनास्टोमेसिस क्या होता है, हमने बताया था ये कनेक्शन होता है एक तरह का, ये कनेक्शन होता है, इसको लिख सकते हैं कनेक्शन बिटवीन टू पैसेज या फिर पाथवे, दो पाथवे है या पैसेज के बीच के जो कनेक्शन है उसको कहते हैं एनास्टोमेसिस। तो ऐसे तो नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन सिरोटिक लीवर के अंदर ये एनास्टोमेसिस का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन के बीच में, जिससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल में नहीं होता है, नॉर्मल में किसी तरह का एनास्टोमेसिस जो है वो नहीं होता है। अब अगर हमारे हेपेटिक वेन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हेपेटिक वेन्स के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अगर रुकावट हो रही है, क्या कहेंगे इसको, रुकावट। अगर हमारे हेपेटिक वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं बुद्ध-किराई सिंड्रोम। बुद्ध-किराई सिंड्रोम, ठीक है, इसको कहते हैं बुद्ध-किराई सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि अगर हेपेटिक वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ये कहलाता है बुद्ध-किराई सिंड्रोम कहलाता है। यानी कि इसको नॉर्मल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। क्या कह सकते हैं, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रुकावट हो रही है। तो ये हो गया। अब बुद्ध-किराई सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बुद्ध-किराई सिंड्रोम के अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बुद्ध-किराई सिंड्रोम के अंदर, यानी कि इसमें क्या है, थ्रोम्बोसिस जो होता है, हमने बोला कि थ्रोम्बोसिस होता है, तो थ्रोम्बोसिस जो है ये स्लोली हमारे हेपेटिक वेन के अंदर डेवलप करेगा। ठीक है, और जो साइड में वहाँ पे वो होता है, वहीं पे मतलब क्योंकि लीवर है ना, तो लीवर के ही पास में वहाँ पे हार्ट होता है, तो हार्ट के पास वहाँ पे इन्फीरियर वेना कैवा होती है, तो यानी कि इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है, और जो हेपेटिक वेन है उसके अंदर क्या होता है, स्लोली डेवलप करता है थ्रोम्बोसिस। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसके अंदर लिख सकते हैं कि स्लोली डेवलपिंग थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस यानी कि स्लोली डेवलप कर रहा है, कहाँ पे, ऑफ हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन में डेवलप कर रहा है, और जो उसके एडजेसेंट इन्फीरियर वेना कैवा है, वहीं पे एडजेसेंट इन्फीरियर वेना कैवा होती है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इस तरह की कंडीशन जो है ये सब में नहीं, लेकिन 1/3 केसेस के अंदर, 1/3 मतलब 1/3 केसेस के अंदर ये चीज़ें जो हैं होती हैं। ठीक है, अब कॉज क्या होता है, कॉज क्या होता है कि हमने बोला कि भाई लीवर के अंदर, सिरोटिक लीवर के अंदर इस तरह का फॉर्मेशन होता है, तो जो हेपेटिक वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हम लोग कहा उसको बुद्ध-किराई सिंड्रोम का है। तो इसका अब कॉज क्या होता है, कॉज को भी एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम इसको, वीडियो को, इसका थोड़ा सा एक बार हम कॉजेज़ देख लेते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो कॉजेज़ के अंदर आपका आता है, सबसे पहले आता है
पॉलीसाइथेनेमिया, पॉलीसाइथेनेमिया वेरा कहते हैं, पॉलीसाइथेनेमिया वेरा। तो ये क्या होता है कि ये एक तरह का क्या होता है, ब्लड कैंसर का टाइप होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा बोन मैरो है अगर वो बहुत ज़्यादा आरबीसी सेल्स का प्रोडक्शन करता है तो हम लोग कहते क्या हैं, पॉलीसाइथेनेमिया वेरा। यानी कि ये एक तरह का क्या होता है, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब एक टाइप है ब्लड कैंसर का, यहाँ लिख सकते हैं टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है। इसमें लिखो यहाँ पे कि बोन मैरो क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूसेस टू मेनी आरबीसी सेल्स, टू मेनी आरबीसी सेल्स। यानी कि बोन मैरो जो है वो ज़्यादा आरबीसी सेल्स का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आती है, ठीक। नेक्स्ट जो कॉज है, नेक्स्ट कॉज हम लोग कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल और हीमोग्लोबिनूरिया, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। अब ये पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर क्या होता है, ग्लोबिनूरिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है किसी वजह से, यहाँ लिख सकते हैं आरबीसी सेल्स ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। तो इसकी वजह से भी हो जाता है, यानी कि फर्दर क्या है, हमारा हेपेटिक वेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जा रहा है। देखो चीज़ें कैसे कैसे लिंक हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ से लिंक है, उसकी वजह से भी हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, वो चीज़ उससे लिंक है, वो जो है वो बुध-किराई सिंड्रोम से लिंक है, बुध-किराई जो है वो किसकी वजह से लिंक है, इन सारों चीज़ों से लिंक है। यानी कि कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन जो है एक दूसरे से लिंक है, एक चीज़ खत्म तो दूसरा चीज़ स्टार्ट, या एक चीज़ हुआ तो उससे दूसरी चीज़ स्टार्ट। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी होता है कॉज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से भी ये होता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि अगर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रहा है, यानी कि जो हमारा लीवर सेल्स है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अगर कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि कुल मिला के सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा था, हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा था। वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा था, वो एनास्टोमासिस की वजह से हो रहा था। यानी कि जो हमारी हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन के बीच के अंदर कनेक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होता है, पर वहाँ पे कनेक्शन बन गया, मतलब पासेज दोनों पासेज के बीच में एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ऑब्स्ट्रक्शन जो हो गया वो ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ, अब जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसको हमने कहा कि बुध-किराई सिंड्रोम का, जो कि हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हुआ। और उसके बाद हमने बताया कि जो बुध-किराई सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है। थ्रोम्बोसिस कहाँ कहाँ होती है, हमारी हेपेटिक वेन के अंदर होती है, उसके साथ साथ जो इन्फीरियर वेना कैवा होती है वहाँ पे होती है। अब बुध-किराई सिंड्रोम का कॉज क्या क्या था, इसमें हमने बोला कि पॉलीसाइथेनेमिया वेरा होता है, ब्लड कैंसर होता है एक तरह का, बोन मैरो ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करता है। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया कहा हमने कि हमारे आरबीसी सेल्स का ब्रेकडाउन हो जा रहा है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से हो सकता है, जैसे आईपिल वगैरह लिया, या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। तो ये सारे चीज़ होते हैं। तो ये तो आपका हो गया बुध-किराई सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हमको देखना है जो हिपैटिक, सॉरी एक मिनट, हिपैटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में हमने बुध-किराई सिंड्रोम बताया, ठीक है। अच्छा, बुध-किराई सिंड्रोम जो है ये समझ लो ये क्या है, ये पहला है एक तरह से इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो पहला है वो है बुध-किराई सिंड्रोम,
और एक इसके अंदर दूसरा भी होता है। दूसरा जो है वो आपका हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ है। जो दूसरा है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं ताकि आप लोग भूले ना, नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे हमको ये सेकंड वाला डिस्कस करना है, वो डिस्कस क्या करना है, इसका जो टॉपिक है वो है हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़, यानी कि इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ क्या होती है। जैसे कि हमने देखा था ना बुद्ध-किराई सिंड्रोम, वैसा ही सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के अंदर हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बुद्ध-किराई सिंड्रोम देखा, और दूसरा एक है वो है हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़, उसके अंदर भी थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद फिर हम स्विच करेंगे सेकंड पे स्विच करेंगे तो आगे बताएंगे, ठीक है। तब तक स्टे अवेटेड और देखते रहिए, चीज़ों को नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत से चीज़ें को पढ़ा है, पढ़कर लिखा है, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करके नोट्स वगैरह जो है वो लेते रहिए, क्योंकि इसीलिए आप ही लोग के लिए हम एक एक चीज़ जो है लिख कर बता रहे हैं, सिर्फ बोल के नहीं बता रहे हैं, चीज़ों को लिख रहे हैं, ताकि आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके और चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी नोट्स जो रहेगी पैथोफिजियोलॉजी की वो तो पूरी होती ही रहेगी, साथ में जो आपकी और भी चीज़ें हैं जो कि हम इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड और PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको मिलेगा, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो दोनों को कंबाइन करके चलना है। आपको लेक्चर्स भी देखने हैं, ठीक है, यूट्यूब के लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, प्लस क्लास के भी लेक्चर करने हैं, प्लस आपको जो भी PDF वगैरह दिया जा रहा है, PDF वगैरह को भी आपको यूज़ करना है और अपनी एक अच्छी नोट्स बनाना है, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपके पास पढ़ने के लिए कॉन्टेंट्स होने चाहिए। और बस ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे फिर वही उस टॉपिक के साथ, जिसमें हमको हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट हमको पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ना है। अभी तो हेपेटिक वेन का ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा, हाँ हेपेटिक का पढ़ा कि हेपेटिक के अंदर कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, नेक्स्ट हम लोग पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन भी देख लेंगे। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है एंड हो जाएगा, देन आई विल स्विच ऑन to the next topic, that is hepatitis. Okay, thank you very much, have a nice day and good night, shaba khair and sayonara.